हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी व यूपी बीसीएस को देखते हुए हम लेकर आए हैं एक जिला यात्रा सीरीज, जिसमें दिन प्रतिदिन एक जिले के बारे में विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। आज जिला जिसका नाम बहराइच है, इसकी चर्चा करेंगे। अब हम बहराइच की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये आपका रहा बहराइच। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसका उपनाम क्या है। क्या नाम है? भृगु आश्रम भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे महर्षि भृगु से ये जुड़ा हुआ स्थान है। ठीक, इसीलिए इसको भृगु आश्रम भी कहते हैं। और इसका दूसरा उपनाम है सैयद मसूद गाजीनगर। ठीक है, जो कि इस पर लिखा नहीं है, हम लिख देते हैं सैयद मसूद गाजीनगर। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है कि सैयद मसूद गाजीनगर किसको कहा जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, बहराइच होगा, दूसरे जनपद होंगे, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, सैयद मसूद गाजीनगर। इसको ऋषि भूमि भी कहते हैं। ठीक है, एक इसका और नाम है ऋषि भूमि। ठीक है, ये भी इसका उपनाम में आता है। ठीक है, इसके अलावा इसको सर्वतीर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में पवित्र स्थलों में से एक माना जाता था। ठीक है, इसीलिए इसको सर्वतीर्थ भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, एक सैयद मसूद गाजीनगर हो गया, दूसरा ऋषि भूमि हो गया, तीसरा इसको भृगु आश्रम भी माना जाता है, और चौथा इसको सर्वतीर्थ भी कहा जाता है। ठीक है, अब आपको इसका मैप दिखाते हैं। तो ये जो आपका दिख रहा है ना, ये वाला एरिया जो रेड है, ये आपका बहराइच हो गया। ठीक है, जो कि इधर नेपाल से सीमा साझा करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये इसका एक जो हिस्सा है वो नेपाल से भी जुड़ता है। अब हम देखते हैं एक जिला एक उत्पाद, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। उत्तर प्रदेश सरकार की एक स्कीम थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो जिसका शुभारंभ 24 जनवरी 2018 को हुआ था। ठीक है, इसमें बहराइच को हस्तशिल्प, फर्नीचर और कागज उत्पाद जैसे उत्पाद में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, हस्तशिल्प हो गए यानी हाथ से बनी हुई चीजें, फर्नीचर लकड़ी के सामान हो गए, कागज उत्पाद है। ठीक है, अब हम देखते हैं बहराइच का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो बहराइच का क्षेत्रफल है 4696.8 वर्ग किलोमीटर, यानी इतने बड़े क्षेत्रफल में बहराइच फैला है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम देखते हैं नेपाल सीमाएं किससे साझा करता है। तो बहराइच किससे सीमाएं साझा करता है? उत्तर में नेपाल से करता है, ये रहा आपका नेपाल। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये नेपाल है। दक्षिण में किससे करता है? तो दक्षिण में बाराबंकी और सीतापुर से करता है। अभी दिखाते हैं हमको बाराबंकी। देखिए ये रहा सीतापुर आपका, और ये रहा आपका बाराबंकी। ठीक है, और पूर्व में किससे करता है? तो पूर्व में गोंडा, श्रावस्ती। गोंडा तो आपको दिख रहा है, श्रावस्ती दिख नहीं रहा, लेकिन श्रावस्ती से भी सीमा साझा करता है। अब पश्चिम में किस चीज से करता है? पश्चिम में लखीमपुर खीरी जनपद से करता है। ये रहा आपका इधर लखीमपुर खीरी जनपद भी पड़ जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं परिदृश्य इसका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमेशा यहीं से पूछे जाते हैं। उत्तरी भाग तराई क्षेत्र का हिस्सा है, जो इसका उत्तर का हिस्सा है ना, तराई वाला हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पे घने जंगल है। ठीक है, नदियां यहाँ पे कौन है? प्रमुख नदियां देखते हैं, तो यहाँ पे सरयू और घाघरा प्रमुख नदी है। ठीक है, यही नदी यहाँ पे कृषि में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि जितनी भी कृषि होती है ज्यादातर ये नदियां, इनका बड़ा योगदान रहता है। ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये आपकी सरयू नदी है। ठीक है, ये जो फोटो लगा रखा है हमने। ठीक, अब हम देखते हैं प्रशासनिक विभाजन। तो सबसे पहले तहसील देखते हैं कि बहराइच में कितनी तहसीलें हैं। ठीक है, तो 6 तहसीलें हैं, जो कि एक हो गई आपकी बहराइच, दूसरी हो गई कैसरगंज। ठीक है, तीसरी हो गई क्या? नानपारा। चौथी क्या हो गई बताओ? पयागपुर। ठीक है, 5वीं क्या हो गई? ये है मीनपुरवा, इसको मोतीपुर भी कहते हैं। ठीक है, और छठी क्या है? महसी। ठीक है, ये 6 तहसीलें हैं जो कि बहराइच के अंदर ही पड़ती हैं। ठीक, अब हम देखते हैं जनसंख्या कितनी है। 2011 जनगणना के अनुसार तो यहाँ देखते हैं 34 लाख, कितनी? 34,87,731 है। कितनी है? 34,87,731। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं, ये तो जनसंख्या घनत्व लिखा है, यानी 706 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के, जैसे 1 किलोमीटर का एरिया है ना, जैसे ये हो गया 1 किलोमीटर। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में जैसे इसमें 706
व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे लिंगानुपात कितना है, तो 891 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, यानी 1000 पुरुष पे 891 महिलाएं हैं। साक्षरता दर कितनी यहाँ पे, तो 49.32% है। कितनी है, 49.32%। वैसे ये सवाल इतने पूछते नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने लिख दिया है। अब देखते हैं प्रमुख भाषाएं, यहाँ पे कौन कौन सी बोली बोली जाती है, तो हिंदी जो कि आधिकारिक भाषा है, और उर्दू भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। ऐतिहासिक महत्व क्या है, मतलब बहराइच का इतिहास में क्या महत्व है, ठीक है। तो पौराणिक संदर्भ में देखा जाए तो पहले ब्रह्मा की राजधानी माना जाता था, ठीक है। ये बहुत बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर सवाल आ गया पूछ लेगा कि ब्रह्मा की राजधानी किसे माना जाता था, ठीक है, तो बहराइच को माना जाता था, ठीक है। और ऋषि मुनियों का प्रमुख स्थान भी रहा है, ठीक है। तो ये इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अब हम चलते आगे, देखते हैं ऐतिहासिक यात्राएं। ऐतिहासिक यात्राओं में जो है एक यात्री आया था, चीन का यात्री, इनका नाम था हेल सॉन्ग, और एक अरब के यात्री थे, इनका नाम था इब्न बतूता। ये रहा यहाँ पे इब्न बतूता। इन्होंने अपनी किताबों में लिखा ना कि जब ये आए थे तो इन्होंने देखा था कि बहराइच ना एक समृद्ध, मतलब बहुत समृद्ध नगर था, ठीक है। इन्होंने अपनी किताबों में इसके बारे में लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था और आधारभूत। यहाँ पे आधारभूत संरचना कैसी है, तो अर्थव्यवस्था यहाँ पे क्या है, कृषि है। ज्यादातर लोग यहाँ पे ना कृषि पे ही आधारित है। और कौन कौन सी फसलें होती हैं बताओ, यहाँ पे सिंपल सा है, गेहूं होता है, धान होता है, दालें भी होती हैं, गन्ना होता है, मटर होता है, और सबसे ज्यादा उत्पादक यहाँ पे मक्का होता है, ठीक है। सर्वाधिक यहाँ पे सर्वाधिक जो होता है, सर्वाधिक उत्पादक क्या है, मक्का का होता है, ठीक है। ये सर्वाधिक उत्पादक मक्का होता है, ठीक। आगे चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे उद्योग क्या है, ठीक है, क्योंकि लोगों को तो रोजगार उद्योग से ही मिलेगा और कृषि से मिलता है, ठीक। तो उद्योग की दृष्टि से देखें तो यहाँ पे जो है औद्योगिक विकास ज्यादा हुआ नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा सीमित है। अर्थव्यवस्था कृषि पे आधारित है, और यहाँ पे वन जंगलों पे आधारित, मतलब यहाँ पे वन है, वन से लोग लकड़ी काटते हैं, उससे थोड़ा सा अपना जीवन गुजर करते हैं, ठीक। अब यहाँ देखते हैं पर्यटन स्थल, जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कतारनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कतारनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, तो ये बहराइच में ही है, और ये जैव विविधता से भरपूर महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है, ठीक है। अब हम देखते हैं, थोड़ा इसके बारे में ही बता दिया है, देखते हैं इसका 4.6 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ, कितना है, 406, ठीक है, 400.6 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, ठीक है। और जो कि नेपाल की सीमा के साथ में इसका टच करता है, ठीक है, नेपाल की सीमा के साथ में है, ठीक। और इसकी स्थापना, एक मिनट, यहाँ पे क्षेत्रफल नेपाल की सीमा के समीप तराई क्षेत्र में विस्तृत, मतलब यानी नेपाल के साथ में भी है, नेपाल के साइड में भी फैला हुआ है, नेपाल में भी है, बहराइच में भी है, ठीक है, ये इतना ध्यान रखना। अब हम देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1975 ईस्वी में हुई थी, और जो कि 1987 में से बाघ संरक्षण, यानी 1987 में बाघ संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर के अधीन किया गया था इसी को, यानी कतारनी, ये जो आपका दिख रहा है ना कतारनिया घाट, इसी को जो है बाघ प्रोजेक्ट टाइगर के अधीन कर लिया गया था बाघ संरक्षण के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, किशनपुर वन्य अभ्यारण्य और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, यानी ये भी यहीं पे है, ठीक है। इन दोनों को मिला के क्या बन गया, एक तो ये रहा और दूसरा आपका ये रहा, किशनपुर वन्य अभ्यारण्य और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, इन दोनों को मिला के क्या बना दिया गया, दुधवा बाघ अभ्यारण्य, ठीक है। इन दोनों को मिला दिया और दुधवा बाघ अभ्यारण्य बन गया। ये रहा आपका ना, ये रहा, फोटो में दिखा दिया, ये आपकी कतारनिया घाट है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं दरगाह शरीफ, ठीक, जो कि यहाँ पे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, ठीक है। अभी नीचे आपको दिखाते हैं, ये रहा आपका दरगाह शरीफ, ठीक है। सैयद मसूद गाजी की यही दरगाह है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, जो कि मरी माता मंदिर है, यहाँ पे धार्मिक स्थल है, ये रहा आपका मरी माता मंदिर, धार्मिक स्थल है, ठीक है। अब हम देखते हैं घंटाघर भी यहाँ पे बना हुआ है, ये रहा आपका घंटाघर, ठीक है, ये रहा आपका घंटाघर है जो चित्र में दिख रहा है। अब हम चलते हैं बहराइच में झीलों की तरफ में, तो सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिलती है चितौर झील, ठीक है। ये एक ऐतिहासिक महत्व वाली सुंदर झील है, कैसी है, मतलब ऐतिहासिक है, बहुत पुराने टाइम से भी है, ठीक है। और एक और झील है, ये तो एक झील हो गई, यहाँ पे दूसरी एक और झील है जो कि यहाँ पे लिखा नहीं है, एक है पयाग झील, ठीक है, पयाग झील, जो कि कहाँ पड़ती है, कौन सी झील, पयाग झील कहाँ है, नानपारा में, कहाँ है, नानपारा में, ठीक है, ये ध्यान रखना।
कयाक झील नानपारा में है। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा परिवहन की तरफ, देख लेते हैं कि परिवहन में क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो ये 28C है, मतलब 28C, ये बहराइच से होकर कहाँ जाता है, बहराइच से होकर लखनऊ, कानपुर जाता है, प्रयागराज भी जाता है, वाराणसी आप जा सकते हैं, दिल्ली भी जा सकते हैं। ठीक है, ये दिल्ली वगैरह से जुड़ा हुआ है। ठीक, ये ध्यान रखना, इतना पूछते नहीं है लेकिन मैंने बता दिया आपको। ठीक है, रेलवे स्टेशन, ये बहराइच का रेलवे स्टेशन रहा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय जो है यहाँ पे वायुमार्ग क्या है, तो वायुमार्ग में जो है यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, लखनऊ से लगभग 115 किलोमीटर दूरी पे है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ना प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में। तो यहाँ पे मीना शाह, ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिनका जो है पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं वकार अहमद शाह, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, ये वकार अहमद शाह। ठीक है, अब हम एक और व्यक्ति के बारे में देखते हैं जो कि यासिर शाह है। ये उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, यासिर शाह। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं नेपाल से लगी सीमा होने के कारण इसकी, मतलब ये जो है ना नेपाल से भी सीमा साझा करता है। ठीक है, जो कि ऊपर हमने आपको दिखाया भी था कि नेपाल से इसका बॉर्डर शेयर होता है। ठीक है, बस यहीं तक था। अब हम आपको इतना पढ़ाने के बाद में अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, जिसका जवाब आप लोग ना HW में करेंगे। ये आपका रहा HW। ठीक है, ये क्या है, HW है। तो हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। बहराइच के भौगोलिक स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, ये आपको कथन दिया है। कथन एक क्या है, बहराइच अपनी उत्तरी सीमा नेपाल से साझा करता है। मुझे नहीं पता। ठीक है, हम यहाँ से हटा देते हैं वरना आप लोग इसको गलत समझ लेंगे। ठीक है, अब मुझे नहीं पता है। ठीक है, अब आप बताना। यह उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक, तीसरा क्या है, यह जिला घाघरा और सरयू नदियों से सिंचित होता है। ठीक है, अब नीचे दिया है उपर्युक्त में कौन से कथन सही है, एक और केवल 2, एक और केवल 3, 2 और 3, 1, 2 और 3। ठीक है, इनका जवाब आप कहाँ करेंगे, इसका जवाब आप करेंगे कमेंट में। ठीक है, कमेंट्स में इसका जवाब करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये जिले के बारे में पढ़कर अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं एक नए जनपद के साथ में, तब तक अपना और अपने परिवार का रखें ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।